बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, थ्योरम डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने कंस्टेंट को डिस्कस किया। थ्योरम में हमने यूज किया था अप्लाइड फोर्स, जिसको एज अ एक्सटर्नल फोर्स लिया था, और कंस्ट्रेंट मींस कोई ऐसी फोर्स जिसमें हम लिमिट्स को यूज करेंगे। तो आज इन्हीं दो कंसेप्ट को यूज करके हम प्रूव करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, और उसके बाद डिस्कस करेंगे एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को। तो सबसे पहले हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में एक्सप्लेन करने से पहले इसको हम देखते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इस डायग्राम को यूज करके हम यहां पर डिफाइन करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को। अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिए हुआ है और अलोंग वाई एक्सिस यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिए हुआ है। दो पॉइंट लेते हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट यहां पर है ए और दूसरा पॉइंट यहां पर है बी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अगर कोई भी बॉडी इनिशियल पॉइंट पर है तो इनिशियली इसका टाइम जो है 0 है, या इनिशियल हम टाइम को ये ले लेते हैं, टाइम t0 ले लेते हैं, 1 सेकंड है लेट्स सपोज। तो यहां पर टाइम 1 सेकंड है और कुछ यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। और सेकंड पॉइंट जो कि फाइनल पॉइंट आ रहा है, तो फाइनल पॉइंट यहां पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट बी के ऊपर, और यहां पर टाइम जो होगा t2 है। पॉइंट 1 से कोई भी बॉडी पॉइंट 2 तक या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके जा रही है। अब ये बॉडी जो है दो पाथ को फॉलो कर सकती है। एक पाथ ये आ रहा है और दूसरा पाथ ये आ रहा है, या किसी भी इस पाथ को फॉलो करके यहां से ये पॉइंट बी तक अगर रीच कर जाए, तो ड्यूरिंग मोशंस अगर कि टी इस पॉइंट से x0 से x2 तक, ये दूसरा जो आ रहा है x2 आ रहा है, तो x2 तक अगर इसने टोटल मोशंस के दौरान जो टाइम लिया है ये 2 सेकंड लिया है। अगर पाथ 1 से इसने टाइम 2 सेकंड लिया है, तो पाथ 2 जो है पाथ 1 की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये दोनों सेम भी नहीं है, पाथ 2 चेंज है इससे। तो इसमें भी अगर इसने 2 सेकंड टाइम लिया है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि टाइम जो है कांस्टेंट है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट ये जो आ रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है तो इसमें बहुत कम चेंज है, और टाइम भी कांस्टेंट है। तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, इस डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को यहां पर डिफाइन करते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम डेल एक्स से डेल आर आई से किसी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, is an assumed infinitesimal change of a system coordinate occurring while time is held constant, कि जिसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अकर हो रही हो और टाइम कांस्टेंट हो, तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो होगी उस डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन जो है रिप्रेजेंट की हुई है। अब यहां से देख लें दो चीजें रिप्रेजेंट की, तीन चीजें हैं। डेल आर आई जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एफ आई ए जो कि अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल एफ तो जनरली हम फ्रिक्शंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पर स्मॉल एफ कंस्ट्रेंट फोर्स के लिए यूज किया हुआ है। कंस्ट्रेंट फोर्स क्या है? अब इन तीनों चीजों को इसी डायग्राम से हम देखते हैं। एफ ए का मतलब जो होगा, एफ आई ए का मतलब ये होगा कि इस पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये पॉइंट जो है, ये पार्टिकल जो है दूसरे पॉइंट तक आएगा। स्मॉल एफ आई का मतलब ये है
कि अब इसके ऊपर ऐसी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को बाउंड कर रहे हैं ए से बी तक। तो अब ये बाउंड कर रहा है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहा है। डेल आर आई का मतलब क्या होगा? डेल आर आई हम इसके कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर जी इसको लें कि ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम एक्स ऑफ टी या डी टी में, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होगी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से टोटली डिफरेंट होगी। तो इसको हम यहां पर ऐसे कहेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम occurring in a time interval dt। अब ये कहते हैं कि अगर सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम अप्लाई कर रहे थे तो वो जीरो हो। जैसे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ये होती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो होगी ये जीरो होगी। अब फोर्स जो होती है, वर्क जो होता है, तो वर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी। एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। लेकिन यहाँ पर एफ जो है ये अप्लाइड फोर्स और डी जो है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ऐसे हम लिखेंगे एफ अप्लाइड फोर्स और डेल आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट हम लेंगे तो ये इक्वल होगा वर्क के, और इस वर्क को हम वर्चुअल वर्क लिखेंगे। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट यूज किए हुए है ये डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड, इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यूज किए हुए है। और साथ हमने ये जीरो किस वजह से लिया हुआ है? हमने ये कहा है कि सपोज करते हैं कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब हमने ये डिस्कस किया है कि पार्टिकल्स के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक अप्लाइड फोर्स और दूसरी कंस्टेंट की। तो टोटल फोर्स जो होगी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये टोटल फोर्स यूज कर रहे हैं, ये टोटल फोर्स है। तो टोटल फोर्स जो होगी ये सम ऑफ अप्लाइड फोर्स कि सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड कंस्ट्रेंट फोर्स। तो इससे हम ये कहेंगे कि ये टोटल फोर्स के इक्वल होगा। अब ये जो है टोटल फोर्स, तो यही वाली जो वैल्यू आ रही है, एफ की वैल्यू आ रही है, तो इस एफ की वैल्यू को यहां पर पुट कर लें। यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में डेल आर आई जो है इसको एफ आई ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ये दोनों टर्म के साथ अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर लिखे हुए नेट वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट। तो नेट वर्चुअल वर्क डन जो होगा ये जीरो होगा, क्योंकि यहां पर कंडीशंस अप्लाई की हुई है। तो जब ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी तो इसकी जगह पर सिर्फ ये रह जाएगा समेशन आई एफ आई अप्लाइड फोर्स इनटू डेल आर आई। तो इसको हम ये कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क उस वक्त हमारे पास होगा कि जब नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट जीरो हो, तो उसके बाद जो इक्वेशंस हमें मिलेगी तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहेंगे। अब यहाँ पर ऊपर जो डिस्कस किया है तो उसमें वर्चुअल कोऑर्डिनेट जो है आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जब ये इंडिपेंडेंट है और दूसरा के अप्लाइड फोर्स जो है आर नॉट जीरो, अप्लाइड फोर्स भी अगर जीरो नहीं है, तो फिर इसी बेस के ऊपर वर्चुअल कोऑर्डिनेट जो है डेल आर आई, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन में जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जरूरत है कि डेल आर आई जो है इसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल आर आई की बजाय हम यहाँ पर क्यू आई यूज करेंगे। डेल आर आई जो है ये इंडिपेंडेंट है
ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब जो वर्चुअल वर्क हमारे पास आया था समेशंस आई एफ आई डेल आर आई इज इक्वल टू 0, तो ये कहां पर वैलिड हो रहा है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये जस्ट वैलिड होगा रिजिड बॉडी के केस में। तो फर्स्ट ये लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल ये है, कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। अब इसमें फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो यहां पर एंगल जो बनेगा 90 का एंगल बन रहा है। एंगल 90 का बन रहा है तो वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है एफ डॉट डी। जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये होता है एफ डी कॉस थीटा। तो अब इससे भी जब हम ओपन करेंगे समेशंस एफ आई डॉट डेल आर आई को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा समेशंस आई एफ आई डेल आर आई, यहां से डॉट खत्म हो जाएगा तो इसके साथ cos थीटा। तो अब ये लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट ये एफ आई स्मॉल एफ आई और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ये एक दूसरे के ऊपर जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 का बनेगा। तो cos 90 जो होगा ये 0 के इक्वल होगा। तो इस केस में यहां पर ये वैलिड हो सकता है कौन सा, जो हमने प्रीवियस अभी यहां पर ये लिखा था। ये यहां पर हमने लिखा हुआ था नेट विर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट टू बी 0। तो ये 0 किस वक्त होगा, तो ये रिजिड बॉडी के केस में होगा कि जब 90 का केस हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अगर कोई सिलेंडर है कि जो कि रोल कर रहा है और फ्रिक्शन से, अगर फ्रिक्शन ना हो तो यही सिलेंडर जो होगा ये रोल करेगा। यहां पर देख लें कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है जो कि रोल डाउन कर रहा है, अगर इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के दरमियान और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है इसके दरमियान फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करें, कोई भी फ्रिक्शन ना हो, तो यही ऑब्जेक्ट जो होगा तो यहां से विदाउट स्लिपिंग ये डाउनवर्ड्स आ सकता है। अब इस केस में जब ये रोल करके डाउनवर्ड्स आएगा तो ये वाला पॉइंट लेट सपोज ये पॉइंट ए है जो कि कांटेक्ट में है इस प्लेन के साथ। तो ये पॉइंट जो होगा नेक्स्ट जब ये ऑब्जेक्ट यहां से ये रोल करके इधर आएगा तो यही वाला पॉइंट जो होगा यहां पर चला जाएगा। थ्रू आउट मोशन में ये वाला पॉइंट जो होगा ये कांटेक्ट में नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो, सॉरी अगर ऐसा हो कि यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करे, तो फ्रिक्शन अगर एग्जिस्ट करेगी तो ये वाला पॉइंट जो होगा यहां से ये कांटेक्ट में और ये वाला पॉइंट रोल करके डाउनवर्ड्स आएगा। जब ये पॉइंट रोल करके डाउनवर्ड्स आएगा तो हम ये कहेंगे कि इसका कोई भी पॉइंट जो है ये कांटेक्ट में नहीं होगा। देख लें रोलिंग फ्रिक्शंस as a constraint force during virtual displacement the point in contact with the surface is momentarily at rest। कि अगर फ्रिक्शंस एग्जिस्ट करे, जब फ्रिक्शंस एग्जिस्ट करेगी तो यही जो पॉइंट होगा यहां से ये जब थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आएगा, स्लिप करके डाउनवर्ड्स आएगा, तो इसका ये पॉइंट जो होगा ये कांटेक्ट में होगा। जब ये कांटेक्ट में होगा तो इस पॉइंट की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होगी 0 होगी। तो डेल आर आई यहां से 0 हो जाएगा। जब डेल आर आई यहां से 0 होगा तो इसमें हम पुट करेंगे जो ऊपर हमारे पास ये डेल आर आई, इसमें पुट कर लें 0, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगी ये 0 हो जाएगी।
Third, if surface on which a particle is in motion is moving, the conditions that zero virtual work due to force of constraint is still valid in the instant of the motions. तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको देख लें इस डायग्राम में, सिलेंडर जो है अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सरफेस जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है या इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका पॉइंट जो होगा या इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी जीरो होगी, तो इसमें वर्चुअल वर्क जो होगा ये भी जीरो होगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन सिंपली फोर्स को हम यूज कर रहे हैं। तो फोर्स ये है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन जो इक्वल होता है dv/dt के, तो F इज इक्वल टू m dv/dt। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे F इज इक्वल टू d/dt और साथ m लिख लें, साथ mv लिख लें। mv जो होता है तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो होता है ये मोमेंटम्स के इक्वल होता है। तो F इज इक्वल टू d/dt, तो उसकी जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे p। तो अब ये t जो है ये डिफरेंशियल के लिए जस्ट यूज किया हुआ है, तो इसे ये लिख सकते हैं Fi इज इक्वल टू pi डॉट हम लिख सकते हैं। तो इसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस कह सकते हैं, या इसे हम ये कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम्स, जिसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स, वेयर टी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। तो सिंपल इसको आप इसकी जगह यहाँ पर डॉट भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में मेंशन किए हुए पेज 18 के ऊपर Fi इज इक्वल टू pi डॉट। अभी यही वाली इक्विलिब्रियम्स की बात करें तो जो मोमेंटम्स वाली टर्म है pi डॉट की टर्म जो है, तो इसको इस साइड लेकर आए। जब इस साइड लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स आ जाएगी। Which is the state of particle in a system will be in equilibrium under a force equal to the actual force plus reversed effective force। ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की। अब ये वर्चुअल वर्क, तो जो टोटल फोर्स होगी हमारे पास, तो ये फोर्स आएगी Fi माइनस Pi डॉट, ये हमारे पास एक्ट कर रही है एज अ फोर्स को। किस वजह से? क्योंकि Fi तो हमें पता है ये अप्लाइड फोर्स है और ये जो है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है। जब ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, ये टोटल जो होगा ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इसको यूज करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में। तो ये Fi जो टोटल हमारे पास आ रहा था वर्चुअल, तो उसकी जगह पर इसकी अप्लाइड फोर्स हमारे पास आ रही थी, तो इसकी जगह पर हम ये टोटल फोर्स पुट कर लेंगे, अप्लाइड फोर्स हो जाएगी और ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स आ जाएगी। Fi की वैल्यू इक्वल थी, Fi जो के था कि सम ऑफ अप्लाइड फोर्स और कंस्ट्रेंट फोर्स के इक्वल था। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ये वाली इसमें पुट कर लेंगे और ये डेल Ri इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हमें पता है जीरो नेट वर्चुअल वर्क बाय द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट चीज जीरो है, तो ये वाली टर्म यहां से जीरो हो जाएगी, जिसको अभी पहले हमने डिस्कस कर लिया है। जब ये वाली टर्म यहां से जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाली टर्म हमारे पास रहेगी, तो इसी टर्म को हम ये कहेंगे कि ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। एज डिस्कस ऑलरेडी कि ये वाली टर्म जो होगी, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? We transform the ordinary dependent coordinate Ri into holonomic generalized coordinate Qj। जब हम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को
नॉन डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो इसको हम QJ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम ये कहेंगे कि ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर एक फंक्शंस लिए हुए Ri जो कि कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Ri इज इक्वल टू Ri, और ये इसके फंक्शंस हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट हमने लिए हुए हैं और साथ t लिया हुआ है, जिसको ये हमारे पास होलोनॉमिक का केस आ रहा था f इज इक्वल टू h, और ये होलोनॉमिक के केस में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था। There are n such generalized coordinate, और ये n जो होगा ये डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा, ये Ri पर डिपेंड करेगा। अब वेलोसिटी को जनरलाइज्ड के केस में देखते हैं, तो जनरलाइज्ड के केस में वेलोसिटी ये होगी हमारे पास v इज इक्वल टू dri ओवर dt, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। तो अब जो हमने ये यूज किया हुआ था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का केस, इसी को अगर डिफरेंशिएट करें तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dri ओवर dt आ जाएगा, और साथ फिर इसका डिफरेंशियल हमारे पास आएगा। तो जो इसका डिफरेंशियल आ रहा है तो इसके डिफरेंशियल को ऐसे एक्सप्रेस किए हुए जो Q वाले, तो उसको फर्स्ट हमारे पास पार्शियल Ri और पार्शियल Qk, और ये Q डॉट के आ जाएगा, और प्लस पार्शियल Ri और पार्शियल T। यहां से देख लें अगेन, इसका जब डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q तो ये हमारे पास आएगा पार्शियल Ri और पार्शियल Qk। K क्या है, कोई भी नंबर है, 1 to n तक हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो Q होगा इसका डिफरेंशियल आएगा Q डॉट, फिर साथ दूसरी टर्म T वाली आ रही है, तो पार्शियल T ओवर पार्शियल ऑफ Q के आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल जब लेंगे तो Qk ओवर Qk जो होगा ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ पार्शियल T ओवर पार्शियल Qk यही रह जाएगा। और ये जो होगा ऑर्डिनरी वेलोसिटी थी, जब हमने डिफरेंशियल लिया तो ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगी इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब ये Q के हमारे पास जो थे ये आर्बिट्ररी और इसको जनरलाइज या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q के थे। अब इसको हम यहाँ पर वर्चुअल जनरलाइज कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही वाली इक्वेशन है, और इसको वर्चुअल जनरलाइज कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यही डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है इसकी एप्लीकेशंस को, या वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल एंड द डिसिपेशन फंक्शंस, इनको डिस्कस करेंगे, और लैग्रांजियन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक्स है। ये जो लेक्चर है तो इसमें टाइम कम होता है, तो इसमें जस्ट की पॉइंट को डिस्कस किए हुए हैं। तो इस लेक्चर की आपको उस वक्त समझ आएगी जब एक ही लेक्चर को आप 2-3 बार सुनेंगे, तो आपको फिर अच्छी तरीके से समझ आएगी। अदरवाइज आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। आप साथ बुक को भी ओपन कर लें और लेक्चर को 1-2 मरतबा या 2-3 बार इसको जरूर सुने, तब आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो कोई भी इसमें अगर क्वेश्चन हो तो ये आप नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा तो उसमें पूछ सकते हैं।